आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन कौन से रूल्स वेक्टर्स में अप्लाई किए जाते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि वेक्टर्स किन क्वांटिटीज़ को कहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं स्केलर और वेक्टर की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप एक लाइन सेगमेंट से वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो ये एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट से आप इसको डिनोट करते हैं, या तो उस लाइन सेगमेंट के आगे आप एरो बना देते हैं। तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप एक लाइन सेगमेंट खींच दें या तो आप उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो लगा दें। तो ये जो पार्ट होगा ये इसका टेल होगा और ये जो पार्ट होगा ये वेक्टर का हेड होगा। इसका मतलब वेक्टर यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, और उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनको हम एब्सोल्यूट में लिखते हैं। लेट सपोज आपके पास एक वेक्टर है और आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप इसको एब्सोल्यूट मोड के अंदर लिखेंगे। अभी तक आपको अगर नहीं पता कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है तो आप मेरी वीडियो स्केलर और वेक्टर में जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई वेक्टर है वो वेक्टर ए है तो उसको हम बोल्ड लेटर में डिनोट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को हम एब्सोल्यूट मोड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और मोर फ्रिक्वेंटली अगर आप एक वेक्टर को डिनोट करना चाहते हो और उसी का आप मैग्नीट्यूड बताना चाहते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आप डिनोट करोगे उसको आप इटैलिक लेटर में आप उसको डिनोट करोगे। और हैंड राइटिंग में हम जब भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो लाजमी बनाते हैं। तो जब भी आप एक एरो बनाएंगे तो इसका मतलब है ये वेक्टर जो है ये ए का वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड को आप सिंपल ए से डिनोट करते हैं। मतलब अगर आप हैंड राइटिंग की काम कर रहे हैं तो आप वेक्टर के ऊपर यानी कि जो भी सिंबल होगा अगर आपको उसको वेक्टर डिनोट करना है, अगर आप चाहते हैं ये जो ए है ये वेक्टर दिखे आपको तो आपको इसके ऊपर एरो डालना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड शो करना चाहते हैं तो आपको जस्ट ए लिखना होगा या तो आप ए को एब्सोल्यूट मोड के अंदर डाल देंगे। तो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे पहले हमने देखी वो एक लाइन सेगमेंट होती है, या तो लाइन सेगमेंट के आगे आप एरो लगा दो, ये रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की। अब ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है तो ए लिख के आप उसके ऊपर ये एरो लगा देंगे। एरो का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसी का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, इसी का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप जस्ट सिंपल ए लिख देंगे और इसके ऊपर एब्सोल्यूट मोड लगा देंगे। इक्वल वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक वेक्टर है ए और बी और दूसरा वेक्टर है सी डी। ए बी का मतलब है ये जो पार्ट है आपके पास ए और ये जो पार्ट है आपके पास बी। मतलब ए जो है इस वेक्टर का टेल है और बी जो है इस वेक्टर का हेड है। तो ये एक वेक्टर है आपके पास और ये जो है वेक्टर आपके पास ये सी है से डी तक। मतलब सी जो है इस वेक्टर का टेल है और सी डी जो है इस वेक्टर का हेड है। तो आपके पास ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ये ए और बी और सी और डी, ये एक वेक्टर है। यानी कि ए से बी की तरफ ये वेक्टर जा रहा है और ये वेक्टर सी से डी की तरफ जा रहा है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो सी से डी की तरफ है। अगर ये इक्वल हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड। ये जो इनकी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इनके मैग्नीट्यूड को। तो इनका मैग्नीट्यूड यानी कि जितनी बड़ी इसकी लेंथ है उतनी ही बड़ी इसकी भी लेंथ होगी। लेट सपोज अगर मैं इसको लेंथ मान रहा हूँ तो लेट सपोज जैसे अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी जो ये डायरेक्शन है अगर वो भी सिमिलर हो जाए, और आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। अगर इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन और इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे तो इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर बराबर है सी डी वेक्टर के। इसका मतलब ये ए बी जो वेक्टर है ये बराबर है सी डी के और ये उसी वक्त बराबर होगा जब इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं ए पॉइंट को गौर से देखिएगा, ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ये उसी वक्त बराबर होंगे जब आपके पास इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे और दूसरे पार्ट में इनकी डायरेक्शन बराबर होगी। मतलब जो ए बी की डायरेक्शन है वही अगर सी डी की डायरेक्शन होगी तभी ये वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर दो कंडीशंस याद रखिएगा वेक्टर के लिए कि इनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, और इनकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वही दूसरे वाले का भी मैग्नीट्यूड है और जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी भी डायरेक्शन है। तो जब दो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अपोजिट वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, ये आपके पास ए बी का वेक्टर है और इसी का दूसरा वेक्टर है ए और बी का। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल्स हैं, यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका टेल है वो ए है और हेड जो है वो बी है। यहाँ पर इसका हेड ए है और यहाँ पर इसका टेल क्या है, बी है। इसका मतलब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हो रहा है वो एंटी पैरेलल का हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जबकि अगर आप पिछली वाली एग्जाम्पल में जाएं तो पिछली वाली एग्जाम्पल्स में अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। लेकिन जबकि अगर आप इसमें आएँ तो इसकी डायरेक्शन है ऐसे और इसकी डायरेक्शन है ऐसे। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो एंटी पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, या अगर मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूँ तो मुझे इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ और इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को सम करूँगा तो इनका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि एक बॉक्स यहाँ पे मैंने प्लेस करा, मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की और यहाँ से भी फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की। तो दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं जो रिलेशन है वो एंटी पैरेलल का है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब जितनी फोर्स यहाँ से अप्लाई की जा रही है उतनी ही फोर्स यहाँ से अप्लाई की जाएगी, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको पता है ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका जो सम जो आ रहा है वो बराबर है 0 के। इसी तरीके से ये हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन है।